सो गाइस, हमारा जो अगला प्रिंसिपल जो आज हम रिवाइज करेंगे, दिस इज बीएसटी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 एंड दिस टॉक्स अबाउट इक्विटी। इस प्रिंसिपल को फेयोल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ये वो प्रिंसिपल है जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और फेयोल कहता है दिस प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं एक टाइप का दीमक। दीमक मतलब अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करो, आपको दिखेगा नहीं, पर ये अंदर ही अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन को खोखला बना देगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी। इक्विटी को मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो लोग हैं, एक है राम, नहीं श्याम नहीं, नहीं बेराम, लड़की का नाम कोई भी, सोनम, मैं नहीं जानता। वन इज राम एंड वन इज सोनम, ठीक है। दोनों जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का चल रहा था, और जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली प्रमोशन चलता है तो 100% चांसेस है कि हर कोई डबल मेहनत करता है ना। एवरी वन विल ट्राई टू इम्प्रेस देयर बॉस एंड सब कुछ होता है, मतलब काम नहीं हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बैठे रहेंगे। तो दोनों बहुत काम कर रहे थे, राइट। दोनों सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, और प्रमोशन में दोनों को क्या बनना था? सेल्स मैनेजर, है ना। सवाल यह है कि ज़्यादा क्वालिफाइड सोनम थी फर्स्ट, ज़्यादा सेल्स भी उसने ही किए, मतलब उसने काम भी अच्छा किया, ज़्यादा क्वालिफाइड थी, एंड एज अ लीडर वो बेटर थी एज कंपेयर टू राम, बिकॉज राम थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव वाला था। नैरो पर्सपेक्टिव समझ आता है ना, कि जिसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है, मतलब जो हर चीज़ों को समझ के फिर डिसीजन नहीं लेता। एंड लीडर के लिए बेटर पोजीशन पे कौन थी बताइए? तो जब जो मैनेजर को चूज करना था तो उसने राम को चूज किया विद अ रीजन दैट सर ये कैसा पोजीशन है जो गर्ल्स नहीं संभाल सकती, सिर्फ एक लड़का ही संभालेगा, और इसी के बेसिस पे उसने राम को सेल्स मैनेजर बना दिया। नाउ टेल मी, जब मैं ऐसा करूंगा व्हाट विल बी द लाइकली इम्पैक्ट? क्या होगा लाइकली इम्पैक्ट? सोनम तो नाराज हो जाएगी, ऑब्वियस है। सोनम नाराज होना वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सोनम जैसे जितने भी लड़कियां होगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जेंडर के बेसिस पे डिसाइड कर रही है, ना कि काम के बेसिस पे। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास एक कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा काम को अच्छे से करने के लिए। द फर्स्ट इज। दूसरा, अब लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो बोलेंगे आधा कंपटीशन तो इधर ही खत्म, अब काम नहीं, अपने जेंडर लड़के हैं तो अपना प्रमोशन तो ऐसे ही हो जाएगा। दिस इज अ वेरी बैड वे टू सिलेक्ट, और इससे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बताइए? प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप अच्छे लेवल पे अच्छे लीडर्स नहीं आएंगे, बेस्ड ऑन मेरिट नहीं आएंगे। तो हमने इतने इतिहास देखे, हिस्ट्री देखी है, बड़े बड़े किंगडम में जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन चलाती है तो ऑब्वियसली वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हर कोई ज़रूरी थोड़ी कि अगर सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा हो उसका लड़का अर्जुन तेंदुलकर भी उतना ही अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर के बेसिस पे अगर इंडिया को अगला बॉलर अर्जुन तेंदुलकर मिल जाता तो थोड़ी हमारे पास 2 वर्ल्ड कप होते। अरे सिंपल ना, मेरिटोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये बॉलीवुड में ज़रूर होता है, राइट, डोंट माइंड गाइस, बट होता है। अब होता है इसलिए उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड जिस लेवल पे जाना चाहिए तो उतना ज़्यादा नहीं है। साल में एक दो कोई अच्छी मूवी आती है, अदरवाइज तो तुम देख ही लो, करण जौहर यश राज क्या फिल्म बनाते हैं और चल रही है। कहने का मतलब क्या है? दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। हियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेरिटोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। कहना आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्यों बताऊं सर? हाँ, ह्यूमन है ना, ह्यूमन के नेचर ऐसा है कि ना वो हमेशा अपना हर जगह जहाँ भी जाओगे ना वो अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढेगा। सर कैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें। मतलब अगर इंडिया के बाहर जाओ तो हम अपना कंफर्ट जोन कहाँ ढूंढेंगे? अपने इंडियंस मिलने चाहिए। फिर इंडिया में भी कहाँ पे? अगर मैं गुजराती हूँ तो गुजराती वाले ग्रुप मिल जाए, बहुत है। मारवाड़ी मारवाड़ी वाला ग्रुप मिल जाए, पंजाबी है तो पंजाबी, है ना। अब यही इंडिया में आ जाओ तो सर इंडिया में तो सब इंडिया है तो सब यूनाइटेड रहते होंगे, ऐसा है नहीं। फिर हम अपने में भी कंफर्ट जोन ढूंढेंगे, है ना। नहीं नहीं, हिंदू है तो हिंदू में भी, पहले हिंदू तो सब हिंदू मिलके, फिर हिंदू के अंदर भी अलग अलग, फिर उसके अंदर भी अलग। मतलब इत हद तक है कि मतलब मैं तो
इतना स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, बट अब हम ये भी देखते हैं ना पहले, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में अगर जैन और नॉन जैन रहते हो तो उनका भी एक अलग ग्रुप, फिर जैन में भी 3 अलग अलग, उसके अंदर भी अपना एक ग्रुप है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज हम अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। तो जो सुपीरियर होता है ना वो भी क्या करता है कि अगर उसको अगला बॉस बनाना है, अगला एम्प्लॉय बनाना है, तो उसको ही बनाएगा जो अपने, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 जन है, मैं साउथ से हूँ, ठीक है, मैं अय्यर हूँ, और 2 जन में एम्प्लॉय है, एक अय्यर एक नॉन अय्यर है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मैं वो अय्यर को ही सिलेक्ट करूंगा। ये चीज होती ही है, ये कोई सोच के नहीं आता, ये डिफॉल्ट ह्यूमन का बिहेवियर है। और इसी चीज को फ्योल कहता है कि आपको तोड़ना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं तोड़ोगे तो मेरिटोक्रेसी नहीं आएगा, और मेरिटोक्रेसी नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल को कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इंडिया में कितना मुश्किल है, इमेजिन करो, एमएनसीज में क्या खाली हिंदू ही आते हैं? मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, है ना। पर वहां पे आप अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो फिर काम अच्छे से नहीं होगा, एंड दैट इज अ रीजन दे सेज दे शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। सर बोलने की बात है, क्या इज इट ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट लेती है? जी हाँ, देर इज अ कॉमन रूल बिटवीन ऑल द एमएनसीज कि आप कितने भी सुपीरियर हो, किस लेवल के भी सुपीरियर हो, अगर आपने छोटी सी भी कुछ भी ऐसी बात बोल दी जो सामने वाले के लिए डिरोगेटरी है, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन और रेसिज्म, आपने कोई भी चीज के बीच में किया, गाइस आपको कितने भी इंपॉर्टेंट हो, आपको कोई नोटिस पीरियड नहीं मिलेगी, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? एग्जिट। मतलब आपको बोला जाएगा कि आप कंपनी से निकल जाओ। उतना ही नहीं, आप एमएनसीज में ब्लैकलिस्ट किए जाओगे। व्हाट डू मीन बाय ब्लैकलिस्ट? कोई और एमएनसीज में आपको काम ही नहीं मिलेगा, इतना स्ट्रिक्ट है। क्यों फॉलो करते हैं इतना? और इतना अच्छा बंदा है सर, अच्छा बंदा नहीं चाहिए। पहली इंपॉर्टेंस बिहेवियर पे है, बाद में इंपॉर्टेंस स्किल्स को है। आई समझ, दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल विच फेयोल सेज कि दे शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। अगर आपका जजमेंट होगा तो क्या बेसिस पे होगा बताइए? प्योर मेरिटोक्रेसी, ना कोई जेंडर के बीच में, ना कोई रिलीजन के बेस में, ना कोई कास्ट के बेस में, ना कोई लैंग्वेज के बेस में, इन सब बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, इक्विटी। एग्जैक्टली गाइस, अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल जो अभी हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। ओके गाइस, क्या प्रिंसिपल कहते हैं? इक्विटी। ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए बताइए? फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी एक टुवर्ड्स एम्प्लॉय बाय नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एज वेल एज नेशनैलिटी। और यही चीज़ है ना, इसलिए तो यूएस इतना आगे है। यूएसए प्योर मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करता है। कौन है जो यूएसए को चलाता है आज? इलॉन मस्क चलाता है। क्या इलॉन मस्क यूएसए का है? नहीं सर, साउथ अफ्रीका बॉर्न है, कनाडा में जाके लिया, फिर बाद में आया। गूगल को कौन चलाता है? सुंदर पिचाई, ही इज एन इंडियन पर्सन, राइट। माइक्रोसॉफ्ट को कौन चलाता है? कौन चलाता है माइक्रोसॉफ्ट? नडेला, राइट। ट्विटर को पहले कौन चलाता था? पराग, क्या नाम था यार उसका, पूरा नाम मैं भूल गया। पराग उसका वो था। तो ये लोग कौन है? ये बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आप इमेजिन करो दुनिया के ये वो कंपनी है जो दुनिया को कंट्रोल करता है। सोशल नेटवर्क कंट्रोल्स द वर्ल्ड। आज वो नरेटिव से पता चलता है कि आप वॉर जीते हो नहीं। सर आपको पता चलता है बैटलफील्ड में क्या हो रहा है? नहीं। आप कैसे डिसाइड होगा एक कंट्री जीती है कि नहीं? 2 जगह, एक बैटलफील्ड होती है और एक सोशल मीडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम बैटलफील्ड में जीते, हम सबको पता है, पर हम वॉर नरेटिव में हार चुके हैं। पाकिस्तान में जाकर किसी को पूछूं, उनको लगा वही जीते भाई, रफाल को गिरा दिया मतलब उन्होंने जीत लिया। वो मानेंगे नहीं कि वो हारे। क्यों? क्योंकि हम वॉर नैरेटिव में क्या हो गए? पीछे। सबको पता है कि 2 जगह जीतना जरूरी है। जैसे आज ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, कौन जीत रहा है ये नैरेटिव? ईरान। नैरेटिव, वॉर नैरेटिव। वॉर नैरेटिव का मतलब क्या होता है? वॉर नैरेटिव का मतलब है कि सोशल मीडिया पे कौन जीत रहा है, एंड सोशल मीडिया में एवरीवन इज बैकिंग हूम? ईरान। क्योंकि ईरान प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट रोल कि हमने पहले अटैक, हम एस्केलेट भी नहीं कर रहे, आप जैसे अटैक करोगे हम सामने भी वैसे ही करेंगे, ताकि दुनिया वाले यूएस पे प्रेशर डाले, ईरान पे नहीं डाल सकते। दैट इज द रीजन वो लोग बैकफायर हो गए। इसलिए वॉर नैरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस, ये सब, ये लोग मेरिटोक्रेसी पे मानते हैं।
आप इंडियन सिटीजन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप टैलेंटेड हो आप कंपनी के सीईओ बन सकते हो। एग्जैक्टली गाइस। अगला कौन सा है बताइए? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन हम कर चुके हैं। इनिशिएटिव एंड स्पिरिट द कॉर्प्स, ये आखिरी दो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं। हम पहले करेंगे ये चीज, क्या है प्रिंसिपल का नाम? कॉर्प्स। एक सेकेंड ना। अगला प्रिंसिपल स्पिरिट द कॉर्प्स तीन चीजों के बारे में बात करता है जिसको हम बोलते हैं हट। सर ये क्या होता है हट? हट मतलब तुम्हारा हट नहीं कदो। एच मतलब हार्मनी, यू मतलब यूनिटी, एंड टी मतलब, ये वर्ड है ना हमने बहुत अच्छे से समझा सर, टीम स्पिरिट होना चाहिए। क्या होता है ये टीम स्पिरिट? एनीवन? जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पहले टीम एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसे कहते हैं टीम स्पिरिट। ये लाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स बिलोंग करते हैं। आई गिव एन एग्जांपल। क्रिकेट में नेशन के लिए खेलना और फ्रेंचाइजी के लिए खेलना बहुत फर्क है। जब आप नेशन के लिए खेलते हो आपके अंदर टीम स्पिरिट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नेशनैलिटी एक बहुत, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, वही एक बहुत अलग चीज़ है, राइट? तो ये बहुत मुश्किल है, पर कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। तीन चीज़ क्या बताइए? हार्मनी, भाईचारा, यू मतलब यूनिटी, एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताइए? टीम स्पिरिट। एंड इफ यू वांट ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट हो तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए आपका एक अच्छा लीडर। ये क्या होता है लीडर? हु इज अ लीडर? इज ही वन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो कौन से लीडर में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी टीम है और मैं लीडर हूँ, हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपका बॉस आता है, मेरा बॉस आता है, बहुत अच्छा काम किया, और मैंने बोला मैंने किया, इनको मैंने समझाया, इनको तो कुछ नहीं आता, तो मेरी वजह से हुआ। हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, पर ऐसा बोलना सही है? क्यों, कैसी फीलिंग आएगी? ये साला कैसा है, मेहनत मैं करूँ और लीडर मजे ले जाए, क्रेडिट ले जाए, राइट? कभी भी तुम कोई भी टीम का गेम उठा के देख लो, बीट फुटबॉल, बीट क्रिकेट, कोई भी उठा लो, कभी भी कैप्टन आके नहीं बोलेगा धोनी आके ये बोला मैंने वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया ना इसलिए वो विकेट आया। ये क्या बोलता है वो? प्लेयर ने अच्छा किया। इट इज द इंडिविजुअल हु हैज शोड देयर कैरेक्टर, मतलब हर एक ने अच्छा किया इसलिए टीम जीती। व्हाई? बिकॉज एज अ लीडर आप ही को तो एग्जाम्पल सेट करना है, और ऐसा नहीं कि कल अगर टीम अच्छा नहीं करे तो आप सबसे पहले पीछे चले जाओ इनकी वजह से हुआ। नहीं, कहते हैं एक अच्छा लीडर वो होता है जो जब टीम अच्छा करती हो तो सबसे पीछे रहो, पर जब टीम खराब करती है यू शुड बी द फर्स्ट वन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इससे क्या हो जाएगा? आप बड़े हो जाओगे? अरे बड़े नहीं हो जाओगे, आपके मेंबर्स जो इसके टीम के मेंबर्स हैं वो लोग को कैसा फीलिंग आएगी? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सर क्या लीडर है, गलती मेरी है तो भी लीडर बोलता है कि उसकी गलती है। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा नहीं कि हर चीज में तुम ही बोलो, मतलब उसको बाद में समझाने का कि भाई तेरी वजह से हुआ है तो सुधर जा, बट जब एज अ टीम हो तो यू शुड बी द फर्स्ट वन सेंस कि भाई मैं मेरी गलती है, इट्स नॉट माई मेंबर्स, दैट्स कॉल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एंड दूसरा होता है एक म्यूचुअल ट्रस्ट। व्हाट इज म्यूचुअल ट्रस्ट? सर एक अच्छा ऐसा लीडर होगा ना तो एक भरोसा रहेगा कि कल कुछ भी हो हमारा लीडर हमारे साथ है। तो बहुत फेमस एग्जांपल है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स में ये कॉमन क्वालिटीज थी। बताओ कोई अच्छा लीडर, इसका नाम सुना है? ये क्या है सर, पाओ के माओ? माओ, किसने सुना है माओ का नाम? बिल्कुल गलत। ना ये काले है ना इसके कोई लोग फॉलोअर्स काले थे, ही इज फ्रॉम चाइना, ठीक है? ही इज माओ जिदोंग। सर माओ जिदोंग एक लीडर था जो चाइना है ना आज भी फॉलो करता है। देखो हमारा देश तो अलग है, जब गांधी जी थे तो उसकी बहुत तारीफ कर ली, आज गांधी जी की वैल्यू उतनी ही है जितना हमारे पास नोट है। बाकी तो जिसको कोई हिस्ट्री भी नहीं पता, गांधी जी ने अच्छा नहीं किया, अनशन नहीं तोड़ना था, भगत सिंह आजादी दिला रहा था, ये गांधी जी की वजह से। हमने कहा "अरे गधे, तूने कभी हिस्ट्री पढ़ी है? क्या उस वक्त क्या सिचुएशन थी?" मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा हिस्ट्री कुछ पता नहीं, व्हाट्सएप की दो न्यूज़ सुना के हमारे देश में आप कोई भी लीडर को गाली दे सकते हो, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं हमारे देश में। बट जो भी है, चाइना में आप नहीं कर सकते। ये है माओ जेडोंग, उसके बारे में बोल के आओ फिर वापस आ नहीं आ पाओगे।
राइट? ही इज अ लीडर। जब वो बोलता था ना, चुपचाप ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते थे, चुपचाप। वो बोला मतलब फाइनल, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं। जैसे कोरोना में अपने ने भी तो बजाया था ना, क्या? राइट? उसका लॉजिक क्या था? अरे भाई, लोगों ने तो क्या व्हाट्सएप न्यूज बनाए थे कि सर उससे ना एक रेस आएगी, वो आवाज आएगी, मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम मोदी जी, वो आवाज से सारे कोरोना के वायरस मर जाएंगे। मैंने सुना, मेरे मेरे पड़ोसी वो बहुत बड़े भक्त है मतलब आई मीन सॉरी, वो ऐसे ऐसे बजाए जा रहे हैं, मैंने भी बजाया। क्या इससे क्या फायदा होगा? अरे वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, इससे वाइब्रेशन आएगा और सब मर जाएंगे, और लोग बजाए जा रहे हैं जोर जोर से। बट मैं कहता हूँ अच्छी बात है सर। क्यों? क्योंकि ये बताना चाहता है कि लीडर की तरफ आपका भरोसा कितना है, और जब भरोसा होता है और लीडर सही हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है। दैट्स व्हाट इट सेज कि एक अच्छा लीडर होता है, ही शुड बी द वन हु, कैसा होना चाहिए? हु शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने किया। इससे क्या होता है बताइए? सेंस ऑफ, एक सामने से क्या बढ़ता है? म्यूचुअल ट्रस्ट। और यही चीज को हम कहते हैं स्पिरिट दी कॉर्प्स। स्पिरिट दी कॉर्प्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। हट, एच मतलब, यू मतलब, टी मतलब, ये तीन चीजें चाहिए। तो एक लीडर को अच्छा होना जरूरी है। और अच्छा मतलब शुड रिप्लेस द वर्ड आई विथ वी। वी एज अ टीम हैज डन, क्योंकि इससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगा और एक म्यूचुअल ट्रस्ट। अब सोचो ये कंटेंट तुम एग्जाम में लिख के आओ। एक ऑर्गेनाइजेशन में, गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव harmony, unity, and team spirit, for which the leader should replace the word I with we, right? So that the members feel that there will be increase in mutual trust amongst the members and a sense of belongingness, right? अरे भाई मैम रो देगी क्या? लिखा है, right? Last principle for today, and the principle name is, आखिरी प्रिंसिपल का नाम है इनिशिएटिव। सर क्या होता है इनिशिएटिव? ये हार्मनी के एक प्रिंसिपल को कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि देखो, ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको हमेशा एंकरेज करना चाहिए। किसको एंकरेज करना है? यहां पे देखो मैंने लिखा नहीं है, तुम बाद में प्लीज लिख देना। एक सेकेंड, यहां पे क्या लिखा है? यू शुड ऑलवेज एंकरेज टू कैरी आउट देयर ओन प्लान। किसको? एम्प्लॉय को। ये लिख देना प्लीज अपने नोट्स में। एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी एंकरेज टू कैरी आउट देयर ओन प्लान, मतलब उन्हें एक फ्रीडम देना चाहिए कि वो खुद के स्किल्स को यूज करके रिस्पेक्टिव गोल्स को अचीव करें। इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ नहीं आया मुझे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ये माउस को बेचना है, ठीक है, और तुम मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि माउस को कैसे बेचना है। डू योर ओन प्लान्स। तुम्हें जैसे लगता है तुम उस तरीके से इस माउस को इस प्राइस में बेचो। मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगा कि ये टारगेट है कि ये महीने में आपको कम से कम 5,000 माउस बेचने हैं। ये हमारा मिनिमम कॉस्ट है कि आपको एवरेज इसको 1,200 में बेचना है। आप किसी को 1,000 में भी बेच सकते हो, किसी को 1,800 में भी बेच सकते हो, पर एवरेज मेरे 1,200 में बिक जाने चाहिए। दैट इज द टारगेट आई कैन गिव यू। मैं ये नहीं बताऊंगा यार मन्नत तू ये कर, तुझे माउस बेचने के लिए यही करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय इनोवेटिव होता है, हर एम्प्लॉय को अपने तरीके होते हैं, एंड यू शुड ऑलवेज एंकरेज देम कि आप अपना प्लान्स बनाओ। सर क्यों? अब इसके फायदे ये है कि सर ऑब्वियसली इनोवेशंस आएंगे, पर ये भी तो हो सकता है कि जिसको पता ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो टेल मी विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इज इट मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है, या एम्प्लॉय को कैरी आउट कराना चाहिए? एम्प्लॉय को कैरी आउट करना चाहिए। बाय। क्यों? मैं अपना बताऊंगा, वो एक स्टैंडर्डाइज तरीका ही होगा ना। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, डिफरेंट मैनेजर्स फॉलो डिफरेंट रूल ऑफ थंब, ऑल वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। अपना बेस्ट तरीका ढूंढो, और यहाँ पे तो आप बोल रहे हो बेस्ट तरीका नहीं, अपना खुद को खुद के हिसाब से करो। अरे समझ आ रहा है? राइट? दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि चीजें मेथड में हर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज कॉल्ड ग्रे, मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज का आप स्टैंडर्डाइज मेथड करोगे। कुछ जगह आपको एम्प्लॉय को अपनी क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी। सर वो कैसे? ट्रायल एंड एरर। बट आपका क्रिएटिविटी का भी मिक्सचर होना ही जरूरी है। मतलब अगर मन्नत को लगता है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से मन्नत मेरे पास आता है, मैं उसका क्लाइंट हूं। मन्नत को पता है कि अगर इस क्लाइंट ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो वो बार बार ऑर्डर देगा, और इसीलिए वो क्या कर रहा है कि जरूर माउस का कॉस्ट 1,000 रुपए, पर एवरेज प्राइस क्या बोला है मैंने?
1200। मन्नत बोल रहा है पहला ऑर्डर वो मुझे 1000 में ही देगा। अब मैंने पूछा मन्नत को तू क्यों दे रहा है भाई 1000 में, फायदा क्या है? वो बोल रहे सर एक बार मैंने इस कस्टमर को ले लिया ना, वो मुझे इतने क्लाइंट लाके देगा या वो खुद इतना खरीद लेगा कि वो अगली बार 1200 या 1300 में खरीद के बेच देगा। दैट इज हिज क्रिएटिविटी। मैं उसको नहीं रोक सकता कि नहीं नहीं यार, मैंने खाली क्या बता दिया मेरा एवरेज कितने में बिक जाना चाहिए, 1200। अगर तूने वो नहीं किया, तूने अपना टारगेट अचीव, बाकी जैसे करना है तू कर, बट इट डज नॉट मीन कि हमारा जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है उसको इग्नोर करो। व्हाट डू मीन बाय दिस एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस? सर हर महीने आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपने कितना बेचा है, कितने एवरेज प्राइस पे बेचा है, और इंश्योर करना है कि एवरेज में हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कल मन्नत आके बोले सर मैं हर महीने नहीं दे सकता, अलाउ माई ओन क्रिएटिविटी, साल के बाद मिलूंगा। नहीं, देयर आर सम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस जो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। इसे कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉय को क्या करो, एंकरेज करो कि खुद के डिसीजंस लिया जाए। क्या एम्प्लॉय को एंकरेज करना है गाइस? कम ऑन, टू मेक देयर, शुड गिव फ्रीडम टू यूज देयर ओन स्किल्स, बट इट डज नॉट मीन कि हमारा जो एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है उसको आप इग्नोर करो। बोलने में आसान है, ये हमेशा एक ट्रायल एंड एरर में चलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब दोनों का एक ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। ब्लेंड का मतलब क्या? एक तरफ हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम, एक तरफ थोड़ी सी आपको अपनी क्या दे दी बताइए, क्रिएटिविटी। अब मैनेजर का काम है दोनों के बीच में एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दैट इज नोन एज व्हाट, इनिशिएटिव। इज दैट क्लियर गाइस? इसी के साथ हमने फेओल के कितने प्रिंसिपल्स कर लिए गाइस? कम ऑन, 14। टेलर के कितने प्रिंसिपल्स कर लिए बताइए? 4। क्या हम अगली क्लास केस स्टडी करेंगे? यस, हम अगली क्लास टेक्निक्स नहीं पढ़ने वाले, हम केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि अभी तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा बताओ? अरे वो तो पता ही चलेगा, तो ऑब्वियस है। अरे सुनो तो सही। अब आपको जब कोई केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको 14 प्रिंसिपल फेओल में से और 4 प्रिंसिपल टेलर में से ढूंढ के बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो बोलो कितना मजा आएगा। हाँ या ना? राइट। एक तरीका क्या होता है, हर प्रिंसिपल के बाद केस स्टडी कराओ, तो उसमें क्या मजा, पता ही है कि ये इसी का प्रिंसिपल है। नहीं, नेक्स्ट क्लास हम केस स्टडी तो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए तो मैं हूं कि कैसे ढूंढना है। प्रैक्टिस तो यही करनी पड़ेगी ना। एग्जाम में थोड़ी बोलेंगे अच्छा आपने हार्मोनी और डिस्कॉर्ड पढ़ लिया इसकी वजह से इसका प्रिंसिपल। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस भी हम इसी तरह करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं केस स्टडी। सो रिक्वेस्ट है प्लीज ये 18 प्रिंसिपल करके आना।